यहाँ पर ऊपर जो है नाम पद जो है ना, उसके संदर्भ में ये प्रयोग किया गया है। उसके आगे है निद्रा तो वैष्णवीम पापमानम उपदिशन्ति। ये किस संदर्भ में बताया जा रहा है? निद्रा के संदर्भ में बताया जा रहा है। उसके आगे क्या है? सा स्वभावतः एव सर्व प्राणिनः अभिस्पृशति। सा क्या है? सर्वनाम है। पहले कौन सा सर्वनाम, कौन से लिंग में है? ये स्त्रीलिंग में है, सा ते ताः। तो स्त्रीलिंग यहाँ पर क्यों प्रयोग किया गया? निद्रा के लिए प्रयोग किया गया। निद्रा जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए निद्रा के बारे में आगे सेकंड सेंटेंस बताना था। उस सेंटेंस में उसका सर्वनाम जो प्रोनाउन है उसको यूज किया। So when we use, as I told earlier, if we are discussing regarding Vayu, then we use the Sarvanama Sah. In context of Kala, which is a Strilinga, there Tasyam, Strilinga, Sarvanama is being used. And Hridaya is in Napumsakalinga, Tat is used there. That is for Hridaya. And again here, in context of Nidra, Sa is used. That is for again Nidra, which is in Strilinga. Okay? Next. Similarly, we have same references. Here they are told, Tasmanna jagriyad ratrau diva swapnam cha varjayet jnatva doshakaraveto bhaha swapnam mitam charet. So, what they have told? Ratri jagarana and diva swapna are contraindicated. So, how they have told? Tasmat na jagriyat. Tasmat. So, where this is told? First, they have explained regarding diva swapa and ratri jagarana. They have told all the conditions or the diseases that may come if a person sleeps during daytime or if a person remains awake during night. रात्रि जागरण या दिवा स्वाप करने से क्या दोष होते हैं, इसके बारे में पहले वर्णन किया। उसके बारे में, उसके बाद में क्या बताता है? तस्मात् न जागृयाद रात्रौ दिवा स्वप्नम च वर्जयेत। इसीलिए क्या करो आप? तस्मात्, ये क्या है? कौन सा विभक्ति? पंचमी है। यस्मात्, क्योंकि दिवा स्वाप और रात्रि जागरण दोनों दोषकारक है। तस्मात्, इस कारण से आप क्या करो? दिवा स्वाप और रात्रि जागरण को छोड़ दो। ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है। तस्मात् न जागृयाद रात्रौ दिवा स्वप्नम च वर्जयेत। वैसे ही दिवा रात्रौ च ये नित्यं स्वप्न जागरणोचिताः न तेषां स्वपतां दोषो जागृतां वापि जायते। एक श्लोक है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? तेषां करके यहाँ पर सर्वनाम है। ये किसके संदर्भ में प्रयोग किया गया? तेषां कौन सा विभक्ति है? तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु, तेषां षष्ठी के संबंध में है। किसके बारे में? यार रोगी किसके बारे में है? those who means हाँ, then ye is used in place of those, means you are right. Those means those people, वो जन जो लोग दिवा स्वाप भी करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। कैसे? वो दिवा स्वाप और रात्रि जागरण का भी एक विशिष्ट विधान है। कई संदर्भों में दिवा स्वाप या रात्रि जागरण करने की आवश्यकता आए तो भी आप क्या करना चाहिए, इसका उपाय भी बताया गया है। उन उपायों को करते हुए, जैसे कोई रात्रि जागरण करता है तो उसके लिए उपाय क्या बताया उन्होंने? अगले दिन उसके आधे टाइम सोना चाहिए, ऐसे करके बताया है ना। तो जो दिवा स्वाप भी करते हैं, रात्रि जागरण भी कोई प्रसंगवशात करना पड़ता है तो उसका उपाय भी वो फॉलो करते हैं।
अगर वो उपाय को भी फॉलो करते हैं तो तेषाम, ऐसे जनों के संदर्भ में, रिलेटेड टू दोज पीपल वी आर डिस्कसिंग, उनको क्या होता है, दिवास्वाप किया तो भी या रात्रि जागरण किया तो भी वो दोष नहीं आता है। ये बात यहाँ पर बताएं। तो तेषाम क्या है यहाँ पर, किसके संदर्भ में है, लोगों के संदर्भ में है। जैसे उन्होंने बताया ये मतलब ये सब जागरणोचिता नराहा करके अर्थ आता है, मनुष्य है, ऐसे मनुष्य करके। नेक्स्ट, शुक्रशोणित संयोगे यो भवेत् दोष उत्कटः प्रकृति ही जायते तेन तस्यामे लक्षणम शृणु। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया है, प्रकृति के बारे में। ये भी आपका जो पढ़ने जा रहे हैं गर्भ व्याकरण का आगे का भाग जो है उनमें है। तो शुक्रशोणित संयोगे यो भवेत् दोष उत्कटः प्रकृति ही जायते तेन करके है। तो तेन कौन सा विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, तो उससे ऐसे अर्थ आता है। ये किसके संदर्भ में, मतलब किसके प्लेस में इस सर्वनाम का प्रयोग किया गया, दोष के बारे में किया गया। दोष भी पुल्लिंग है ना, दोष पुल्लिंग है, उसका तृतीय विभक्ति जो सर्वनाम है, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैहि, उस दोष से क्या होता है, तेन प्रकृति ही जायते करके अर्थ आता है। उससे, किससे, दोष से प्रकृति की उत्पत्ति होती है। इसीलिए देखो अब प्रकृति में दोष से ही बताया गया है। ये बहुत कनेक्टेड सेंटेंसेस है। प्रकृति के क्या कौन कौन से हैं, वात पित्त कफ, फिर वात पित्त द्वंद्वज और सन्निपात, मतलब समदोष प्रकृति। ठीक है, तो ये प्रकृतियों का अलग अलग प्रकृतियां बताई गई है। वो प्रकृति किस हिसाब से बताया है, दोषों के हिसाब से बताया। क्यों, तेन प्रकृति ही जायते, उससे मतलब दोष से प्रकृति उत्पत्ति, दोष के स्थान में इसको प्रयोग किया गया है। अभी देखो आगे, तस्याह में लक्षणम शृणु करके है। तस्याह क्या है, ये भी सर्वनाम है। तस्याह क्या है, स्त्रीलिंग है। अरे हम तो दोष के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तेन बराबर हो गया, तस्या क्या आ गया है यहाँ पर। हाँ, समझ में आ रहा है ना। तो अभी आप ये लिंग और कौन सा पूर्व पद है ये समझ में नहीं आता है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर प्रकृति शब्द भी है और दोष शब्द भी है। तो दोष के लिए तेन जायते, वो अर्थ भी बराबर बैठा। और तस्याह मतलब उन प्रकृतियों के लक्षणों को अभी सुनो, ऐसे करके सुश्रुत जी बताते। तो तस्याह क्या हो गया, समझ में आ गया ना आपको। जो तेन है वो दोष के स्थान पे है क्योंकि वो पुल्लिंग है। तस्याह क्या है, ये स्त्रीलिंग है, प्रकृति भी स्त्रीलिंग है और आगे लक्षणम शृणु भी है, तो कनेक्शन है। दोषों के लक्षण यहाँ नहीं बता रहा है, यहाँ प्रकृति का लक्षण बताया जा रहा है। प्रकृति स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का ही सर्वनाम है। क्योंकि आप श्लोक डायरेक्टली पढ़ो, प्रकृति जायते तेन तस्यामे लक्षणम शृणु, तो तेन भी है तस्या भी है, तो कौन सा किसको रिलेटेड है। तो ये बात जैसे आप पदकृत्य करते एक एक को लेके बैठना है। हाँ, तेन है, ये किसको कनेक्टेड है, तो पुल्लिंग को सब एक जगह डाल दिया। हाँ, जो स्त्रीलिंग है उसको एक जगह डाल दिया, उसके बाद उसका कनेक्टेड सेंटेंसेस का निर्माण किया जिसका अर्थ भी आना चाहिए, उससे वाक्य बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर डिस्कस किया। जब तक, क्योंकि जब आप नाम पद या पद के बारे में पढ़ते हैं तो तुरंत सभी संदर्भों में देखो, हृदय के बारे में डिस्कस किया तो उसके बाद 3-4 सर्वनाम आए, निद्रा के बारे में डिस्कस किया उसके बाद 3-4 सर्वनाम है। प्रकृति में तो ये प्रकृति का भी सर्वनाम अलग है, दोष का भी सर्वनाम अलग डिस्कस किया गया। वैसे आप सभी तंत्रों में देखो, कई आपको सर्वनाम का रेफरेंसेस मिलेगा इसमें। नेक्स्ट तो क्या है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। व्याकरण क्या है, ये प्रयत्न से आता है। कई चीज़ें ऐसे हैं ना, जैसे घर में आप बैठ के बोलते हैं अपने माँ को कि मुझे खाना लाओ, तो तुरंत आ जाता है। लेकिन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र हो या व्याकरण हो, ये कैसा है, आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा। कौन सा, इसका प्रयत्न करना पड़ेगा।
आप प्रयत्न करेंगे तभी समझ में आएगा। थोड़ा प्रयत्न करेंगे ऊपर हवा जैसा, हाँ लीफ जैसा रहेगा, उड़ जाएगा। उसको और पढ़ेंगे तो अंदर जाएगा, उसके बाद वो शोषितम, उसके बाद जीर्णम, हाँ जीर्ण हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट उसको निकाल दूसरा। से है सूत्र जो है उनके बारे में डिस्कशन किया हम लोगों ने। तब मैं आपको बताया था कि ये किसका, इनका प्रयोजन क्या है, मतलब जो माहेश्वरी सूत्र है उनका प्रयोजन क्या है। संधि, मतलब पहले प्रयोग क्या है, क्यों बताया, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, अण आदि के लिए इनको बताया गया। अण क्या है, प्रत्याहार है। अनादि क्या है, ये प्रत्याहार है। जैसे छव, खरी, उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे। तो वही आधारभूत है जिसके ऊपर पाणिनि में सूत्र बताए गए हैं। तो जैसे संधि, जैसे आपको सबको पता है कि संधि वगैरह, गुण संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, लेकिन इसको शास्त्र के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे आयुर्वेद को एक तरीके से पढ़ना चाहिए, इसी तरीके से आयुर्वेद को पढ़ना चाहिए। अभी आप पढ़ रहे हैं तंत्र को, पदकृत्य है, उसका एप्लीकेशन क्या है, पहले हम इसको अर्थ करते हैं, अर्थ के बाद उसका भावानुवाद निकालते हैं, और उसके बाद उसका पेशेंट में एप्लीकेशन कैसे करना, वहाँ तक सीखना होता है। वैसे हम अगर समझो व्याकरण को सिर्फ ऊपर ही ऊपर सीख लिया तो उसमें भी कई गलतियाँ हो जाती हैं, उसके भी अलग अलग लेवल से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि ठीक है आपने बताया कि एक प्रथमा विभक्ति है तो कर्तृ होगा, द्वितीय विभक्ति है तो कर्म होगा, तृतीय विभक्ति है तो करण है, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये छोड़ के भी उसमें बहुत सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब कई क्वेश्चंस आए थे कि मतलब साइंटिफिक वे में बताना है करके, ये भी बहुत बड़ा साइंस ही है। इसमें जितना साइंस है ना, साइंटिफिक जो आप जिसको समझते हो, वैसे ही साइंटिफिक उस तरीके से नहीं हो सकता। जैसे कुछ बीकर में रख के एसिड रखते हैं तो वैसा नहीं हो सकता, लेकिन उससे भी साइंटिफिक क्या है, ये व्याकरण का सूत्र है। क्या करना पड़ेगा इसमें, आपका जो दृष्टिकोण है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। नहीं ये क्लिष्ट है तो समझ में नहीं आएगा, नहीं ये साइंटिफिक नहीं है तो नहीं समझ में नहीं आएगा। ऐसे कौन बोलता है, ऐसे रोड पे जाने वाला बोलता है, ये देख के, हाँ ये ठीक नहीं है क्या, ऐसे बोलता है। बुद्धिमान क्या करता है, अंदर जाके देखता है वहाँ क्या है, अंदर घर है या वीरान है, क्या देखता है, वो है बुद्धिमान। अंदर जाने के बाद भी उसको लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है, तब वो बाहर जा सकता है, तब उसको हम नहीं रोकते। लेकिन आप अंदर देखे बिना कोई नहीं बोल सकता कि नहीं ये बाहर देख के नहीं यहाँ कुछ नहीं है करके। वैसे प्रयत्न करना पड़ेगा, और पहले पॉजिटिव माइंड से क्या करना पड़ेगा कि इसमें कुछ है, तब आप इसको पहले समझ पाओगे, उसके बाद उसके अंदर क्या जो साइंस करके आप करते हो ना, वो भी समझ में आएगा। वो थोड़ा पीछे है, छुपा हुआ है ना। तो पहले हम देखेंगे अथा तो गर्भ व्याकरणम शारीरम व्याख्यास्यामः में जो अथा तो है ना, यहाँ पर संधि हुआ है। आपको पता है कौन सा संधि है, ये सवर्ण दीर्घ संधि है। अथ के बाद में अत है, अ के बारे में अ के बाद अ आया तो आ हो गया, ये अथात है। तो कौन से सूत्र से आया, कैसे आया, ये आपको बताना पड़ेगा। तो वो क्या है, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। ये अकः क्या है, तो ये अकः एक क्या है, अकः एक प्रत्याहार है। अकः क्या है, अकः इज ए प्रत्याहार, एज अण इज ए प्रत्याहार, खरी इज ए प्रत्याहार, छव इज ए प्रत्याहार, अम इज ए प्रत्याहार, झष इज ए प्रत्याहार, इक इज ए प्रत्याहार. Similarly, ak is a pratyahara. So pratyahara is what? It's a group of varnas. So which are those varnas? The basis is again the Maheshwari Sutras. Ayun, Rul Ruk, Eung. No, it is Ayun, Rul Ruk. Eung, whether you have to take that sutra? No. Why? It is Ak. From Ak
Aka pratyahara is come. Aka includes what? I, un and rul ruk. A, E, U will be a marker. It's anubandha or it will get its saudhnya. Then we will get A, E, U from first sutra. Rul ruk, ru and ru from second sutra. Okay. Aka pratyahara includes these 5 varnas. Now, there is another rule. What is that? Akaha savarne dirghaha. Savarne, one is aka. That means when there are 2 pada, like athata is there, no? Atha is one pada, atha is the second pada. In this aka refers to first pada, that is atha. In atha, it ends with what? Among a, e, u, rul, ru, अथ शब्द में क्या है? अंत में अ है. ठीक है, तो अक हो गया. उसके बाद क्या है? सवर्णे. सवर्णे परे, उसके जो दूसरा पद है ना, वो सवर्ण होना चाहिए. सवर्ण का मतलब क्या है? सेम. हाँ, तो यही, इसीलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि व्याकरण को हमको पढ़ना चाहिए. व्याकरण के बाकी पुस्तकों में भी मिलता है, अ के सामने अ आया, आ आया तो आ हो जाता है. ये तो सबको पता है, ये तो सिंपल है. आगे आपको अलग सूत्रों में पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है. तो पहले हमको क्या समझना होगा कि सवर्ण किसको बोला जाता है. जैसे हम लोग अलग अलग पदों को अलग अलग संज्ञा देते हैं, वैसे सवर्ण क्या है? तो सवर्ण का डेफिनेशन है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण. तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम. तुल्य आस्य, आस्य का मतलब क्या होता है? मुख होता है. क्योंकि इन वर्णों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से होती है? मुख से होती है. मुख से मतलब मुख में भी अलग अलग अंग है. कंठ है, तालु है, जिह्वा है, नासिका है, इन सब से होती है, प्रोनाउंसिएशन करते हैं. तो इनसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं. तो एक तो है वर्ण को समझना. वर्ण को समझने के बाद ये वर्ण कहाँ कहाँ से उत्पत्ति होते हैं इसका एक ग्रुप बताया. कंठ से क्या क्या उत्पत्ति होता है, तालु से क्या क्या उत्पत्ति होती है, इनके बारे में वर्णन किया गया. वो सूत्र है ये. नेक्स्ट ऊपर अकुह मैं बताता हूँ, वो सूत्र को बताते जाओ. अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, जोर से. इचुयशानाम तालुः, ऋटुरसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दन्तः, उपोपध्मानीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका, एदैतोः कंठतालुः, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य. ये हो गए आपके वर्णों के अलग अलग उत्पत्ति स्थान. पहले क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः. तो इसमें क्या आ गया? अ. उसके बाद क्या है? कवर्ग आ गया. कवर्ग में क्या क्या आता है? क ख ग घ य. तो अ कु से कवर्ग आ गया. उसके बाद क्या है? ह. और उसके बाद विसर्ग. तो प्रधान रूप से वर्ण में अ, कवर्ग 5 और ह जो है, इनका उत्पत्ति कहाँ से होता है? कंठ से होता है. तो ये सब सवर्ण हो गए. समझ रहे? ये क्या हो गए? सभी सवर्ण हो गए. अकुह विसर्जनीयानाम कंठः. इसके बाद आया इचु यशानाम तालुः. तालु पहले आपको पता है ना, इचु तालु. इससे क्या क्या उत्पत्ति होता है? कौन से वर्ण के प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है तालु? ई, चवर्ग, य, श. इचु यशानाम तालुः. फिर उसके बाद ऋटुरसानाम मूर्धा, रु, टवर्ग, र, श. इनका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है? ऋटुरसानाम मूर्धा. उसके बाद है ऋतुलसानाम दंताः. जो वही जो वर्ण आपने पढ़ा, लृ आ गया. लृ और तवर्ग
ल और स, इनका क्या स्थान है? दंताः। और उसके बाद उपोपध्मानीयानाम ओष्ठौ। उपोपध्मानीयानाम से क्या क्या आता है? उ, प वर्ग आ गया, और उपध्मानीय। उपध्मानीय क्या है? नहीं, आप जो समझते हैं बताइए, क्योंकि आपने पढ़ा है वो अच्छी बात है। उपध्मानीय किसको बोलते हैं? कोई आप मतलब बता सकते हैं क्या? Whether you can tell, you can pronounce an उपध्मानीय? देखो, एक तो बात है कि एक ऊ हो गया, पवर्ग हो गया, और उपध्मानीय करके एक पद है। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे। इसमें क्या है, ये ओष्ठ से प्रोनाउंस होता है, ओष्ठ से प्रोनाउंस होता है। हाँ, देर आर डिफरेंट कंडीशंस। सो जो ओष्ठ से प्रोनाउंस होता है ये क्या है, क्योंकि ये इसलिए मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे एक उपध्मानीय अपने यहाँ है, इसी अध्याय में है जो आप पढ़ रहे हैं। कैसे ओष्ठ से प्रोनाउंस करना है, देखो ऐसे। कोई पद है आपको लगता है? अभी पहले ही आया, तस्याधो हृदय फुफ्फुसः, आ रहा है ना, है ना? हाँ, तो उपध्मानीय शब्द जो है ना, जो ओष्ठ से प्रोनाउंस किया है, फुफ्फुसः ऐसे करते हैं ना। तो ये उपध्मानीय बोला जाता है। सिंपल में बता रहा हूँ, उसका भी इंपॉर्टेंस है। हाँ हाँ हाँ, it comes on pravarga, that is different. There also the varnas which are pronounced, no, they come under samvarga, but it has a specific meaning wherein that is pronounced by the oshthas, and it has a different effect, and telling fa is different. The fakara, how it is pronounced, f is different. Fuf, ऐसे जो करता है वो फुफ्फुस, ऐसे अर्थ कर सकते हैं। एक बात बता रहा हूँ, ये सब क्या है, तंत्र में आगे फाइनलाइज करते हैं कि ये सही है या नहीं। व्याकरण के हिसाब से ऐसे ऐसे अर्थ आते हैं, है ना। लेकिन इसमें अध्याय में था, नहीं तो उपध्मानीय जनरली डिस्कशन में आता नहीं है, क्योंकि प्राय यहाँ पर प्रयोग नहीं है। तो नेक्स्ट आ गया यमगणना नाम नासिका। च बताया, क्यों? क्योंकि क वर्ग आदि में भी अकुह विसर्जनीय नाम कंठ बताया, तो क वर्ग उसमें आ गया, तो कंठ भी किसका है? जो अंतिम उसका जो यह है उसका प्रोनाउंसिएशन स्थान भी है, और वो किससे होता है? नासिका से भी होता है। तो नासिका च करके वहाँ पर बताया। एदयितो हो कंठतालो हो, एदयितो हो कंठतालो हो, ओदौतो हो कंठोष्टम। ए और आई, ओ और औ, ए और आई कहाँ से प्रोनाउंस होते हैं? कंठ और तालो दोनों से होते हैं। ओदौतो हो कंठ और ओष्ठ से होता है। वकार से दंतोष्ठम, वकार कहाँ से प्रोनाउंस होता है? व, दंत और ओष्ठ। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम नासिकानुस्वारस्य। जिह्वामूलीय शब्द अलग रहते हैं। अभी संदर्भ में हमको ऊपर जो है ना, प्रधान रूप से हमारे यहाँ जो संधि में आते हैं उनका हम यहाँ पर गणना करेंगे। नेक्स्ट, तो जो अकः सवर्णे दीर्घः था ना, उसका वर्णन फिर अब करेंगे। अकः सवर्णे दीर्घ एक सूत्र है, उसको डिफाइन करेंगे ना, डिटेल में देखेंगे क्या है उसमें। तो अकः सवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोः दीर्घ एकादेशः स्यात्। तो अकः क्या है? अक एक प्रत्याहार है जिससे अ, ई, उ, रु और रु इन वर्णों को लिया गया। तो वो क्या बोल रहा है? सवर्ण उसके सामने आना चाहिए, अ के सामने सवर्ण होना चाहिए, अ के सामने सवर्ण होना चाहिए। सवर्ण कौन सा है? अ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, उसमें क्या क्या आया? अ आया, कवर्ग आया, ह आया। तो अ के सामने अगर क आता है या ह आता है तब भी क्या होना चाहिए?
वो सवर्ण है ना, एक ही से उत्पत्ति हो गया, तो उनमें भी सवर्ण दीर्घ संधि होगा क्या? नहीं, है ना, वैसे नहीं हो सकता। इसके लिए क्या है वहां सूत्र में, अकहा सवर्णे अचिपरे, अचिपरे में अच क्या है, हाँ, तो अच से क्या लेंगे, स्वर ही लेंगे। कौन से स्वर? सवर्णे, सवर्ण स्वर। तब क्या अर्थ आता है, अ के सामने उ आया तो अ के सामने उ एक स्वर आ गया, लेकिन वहां नहीं होता, क्यों? वो सवर्ण नहीं है, क्योंकि अ का स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है और उ का स्थान उपपद्मानीय नाम ओष्ठ है, तो अलग अलग हो गए। तो स्वर के सामने उसमें भी अ ई उ रू जो स्वर है, इनके सामने स्वर आना चाहिए, व्यंजन नहीं, स्वर ही आना चाहिए। स्वर में भी क्या होना चाहिए, सवर्ण होना चाहिए। तो क्या अर्थ करते, अ के सामने अ या आ ऐसे आ गया तो वहाँ पर क्या होता है, ये नियम वहाँ पर अप्लाई होता है। अकह सवर्णे दीर्घ, उसमें दीर्घ एक आदेश आता है। दीर्घ क्या है, अ का दीर्घ क्या है, आ है। तो अथ के सामने जब अत आया तो अथ के अंत में अ था, उसके सामने क्या है, अत है, तो अ के सामने अ आया तो उसका दीर्घ एकादेश जो है वो क्या है, आ है, उसका वहाँ पर आदेश हुआ, तो अथा तो ये पद बना। नेक्स्ट, उसके बाद है अथा तो गर्भव्याकरणम शारीरम व्याख्यास्यामः। यहाँ पर अथा तो गर्भ व्याकरण है, तो एक्चुअली क्या है, ये अथातः, तः होना चाहिए, अथातः होना चाहिए था। अब इसमें पद विभाग में किया अथ अतः गर्भ व्याकरणम करके किया है, तो अथा तो समझ में आ गया, अथातः गर्भ व्याकरणम होना चाहिए था। तो क्यों हो गया, तो हो गया वहाँ पर अथा तो गलत है क्या ये? नहीं, यहाँ पर भी एक विशेष रूप से संधि हुआ है। वो क्या है, अथा तो जो है अथातः गर्भ व्याकरणम होना चाहिए था। ये क्या है, यहाँ पर सुप प्रत्यय ऐड होने के बाद वो अथातस बना, अथातस गर्भ व्याकरणम करके यहाँ पर उसका स्वरूप हो गया। कोई भी पद में अंत में जहाँ पर सकार आता है तो एक रूल है, ससजुषो रुहु, ससजुषो रुहु। ये क्या है, पदान्तस्य सस्य सजुष शब्दस्य रुस्यात् ऐसे करके है। मतलब कहाँ पदांत में जब स आता है तो वो र हो जाता है, वहाँ पर एक्चुअली रू आता है, उसमें उ इत संज्ञा होके रकार रह जाता है। तो जहाँ पर स रहता है वहाँ पर क्या हो जाता है, अंत में सकार है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, र आ जाता है। नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया, अथा तस गर्भ व्याकरणम जो है सकार के ऊपर र आ गया, वो क्या हो गया, अथातर गर्भ व्याकरणम हो गया। किस रूल से, ससजुषो रुहु से हो गया। ठीक है। उसके बाद एक नियम लगता है, वो क्या है, हशिच, हशिच करके एक नियम है। उसका मतलब क्या है कि जो भी शब्द, जो भी पद जो र से एंड हो रहा है, अथातस जो है अथातर हो गया था तो र से एंड हो रहा है ना, ये इसके सामने हशी, हशी मतलब हश वर्ण रहता है, तो हश क्या है, प्रत्याहार है। वेरी गुड, हश क्या है, हश प्रत्याहार है। हश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ह य वर ल लन, हयवरट लन, यम यमगणनम, ज भय, ज भ आएगा, उसके बाद आएगा घ ढ ध और जबगड़दश, जबगड़दश में खत्म होता है, वो क्या हो गया, हश प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो गए। जब ग छोटा वाला ग है, यहाँ पर क्या है, यहाँ स्पष्ट रूप से आपको दिखा दिया गया है। अथातस जो है अथातर हो गया है, उसके सामने जो है गर्भ व्याकरण है, उसको बोल्ड में रिप्रेजेंट किया गया है, वो क्या है, ग है। वो ग क्या है, हश वर्ण है। सही है, ग क्या है, ये टिपिकल मैथमेटिक्स है। ग क्या है, ग हश वर्ण है। अगर हश वर्ण नहीं आता, मान लो अ ई उ आता है तो ये संधि नहीं होता।
उसके लिए बात यहाँ पर बताया जा रहा है। अथातर के सामने हर्ष वर्ण आया है, तो अगर हर्ष वर्ण आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो अथात था ना, अथातर था ना, र निकल के उसके स्थान में ऊ आ जाता है, वो हशी का अर्थ है। हशी सूत्र से हर्ष वर्ण अगर आगे आ गया तो पीछे जो अथातर था उसमें क्या हो गया, वो नीचे लिखा है देखिए, अथात उ गर्भ व्याकरणम, ऐसे हो गया है। अथात उ गर्भ व्याकरणम हो गया। तो अभी क्या हो गया, त और उ का क्या संबंध है ये देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, एक गुण है, एक रूल है, वो क्या है आपको सबको पता है, गुण संधि। गुण संधि जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता है, वो क्या है, आद गुणः। वो नियम क्या है, आद गुणः। तो आद गुणः में क्या करना पड़ेगा हमको, पहले कि गुण क्या है ये समझना पड़ेगा। उसके लिए भी एक सूत्र है, वो क्या है, टॉर्च ये है क्या, अदेंग गुणः करके एक सूत्र है। नेक्स्ट, अदेंग गुणः, गुण किसको बोला जाता है, उसके लिए एक सूत्र है, वो क्या है, अदेंग गुणः। उसमें क्या है, अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्। अत से अ लेते हैं, एंग से एंग भी एक प्रत्याहार है। अयुन रूल रुक ए ओंग, ए ओंग से ए और ओ जो है ना, ये दोनों क्या एंग से आते हैं, और अत से अ आ गया, तो अ ए और ओ जो है ये तीनों क्या हो गए, ये गुण हो गए। इसके बाद में हमको गुण संधि पर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप बोलते हैं आपको स्मृति ज़्यादा है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पर आपकी स्मृति की परीक्षा होगी। कंटिन्यूटी रखना है, कितना कंटिन्यूअस है, एक के बाद एक सूत्र लगता है, एक एक के बाद एक एक सूत्र लगता है। और भी है, मैं तो जो बोल रहा हूँ ना, ये एकदम से मिनिमम, बहुत मिनिमम रिड्यूस करके करके रिड्यूस जितना भी उसको काट सकते हैं ना, काट के मिनिमम बनाया, तब इतना सूत्र आ रहे हैं, है ना। देखिए हिस्ट्री लेना भी, पेशेंट को ट्रीटमेंट करना, ऐसे ही रहता है। जो डॉक्टर बीबी जी ने एकेडमी में ट्रीटमेंट को आपका प्रेजेंटेशन दिखाया, कितना दिन तक प्रेजेंटेशन हुआ उसका, कितना दिन तक ऑब्जर्वेशन किया, हाँ है ना, 40 दिन के ऊपर हुआ, तो 40 दिन, हाँ 50, ठीक है, तो कोई भी 40 या 50 डेज तक डेली ऑब्जर्वेशन करना है। जो ऑब्जर्वेशन किया उसको याद में भी रखना है, आगे दिन क्या करना है, कल ये हुआ था, आज ये लक्षण आया, कल क्या आएगा, ऐसे आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा ना। तो वैद्य को प्रधान स्मृति है, कैसा स्मृति, एक संतत स्मृति, एक कंटिन्यूअस मेमोरी। कल क्या हुआ था, एक पेशेंट बोलता है 3 साल बाद, सर मैं आया हूँ आपके पास, मैं, तो मैं क्या होता है, हाँ, तो इंटेलिजेंट जो स्मृतिमान रहता है, हाँ तुम हो ना, उस दिन तुमको ये हुआ था बताए, तो वो क्या, चलो ये तुरंत, सर आप मुझे पहचान लिए बोलता है। उसका नाम नहीं बोलना है, नाम से हमको नहीं पहचानना, उसको क्या हुआ था और किस तत्व से उसको ट्रीटमेंट हुआ था, ये आपको याद रहना चाहिए। तो स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्मृति वर्धन करने के लिए भी आपको इजी मेथड है। तो अत, तो गुण क्या हो गए, अ ए और ओ जो है ये गुण हो गए। तो ये गुण आदेश करके आते हैं, यहाँ पर कैसे आते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अ के सामने कौन सा वर्ण है, अथात उ गर्भ व्याकरणम करके आ गया, यहाँ पर रुक गए थे हम लोग। अथात के बाद उ है, तो अथात में अंतिम वर्ण क्या है, अ है, अ के बाद क्या है, उ आया है। तो ये रूल क्या है यहाँ पर देखेंगे, अ के बाद उ आया है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, तो क्या हो गया, अ का कंठ स्थान हो गया, ये स्थान है। उ का उपपद्मानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ उसका स्थान हो गया। यहाँ पर हमको ए और ओ है, उसमें कौन सा लेना है, इसमें एक लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा या ओ लेना पड़ेगा, उसमें कौन सा लेंगे, क्योंकि ओ जो है एदई तो हो कंठतालो हो, ओदौ तो हो कंठोष्ठम, ये नियम है, ओदौ तो हो कंठोष्ठम,
इसमें अ का स्थान कंठ है, ऊ का स्थान ओष्ठ है। इनमें ए ओ अर अल में वो जो है ना वो कंठोष्ठ स्थान से उद्भव हुआ है। तो ये क्या आ जाता है, आदेश करके आता है। नेक्स्ट, तो हमारा क्या था, अथात ऊ गर्भ व्याकरणम था ना, वो क्या हो गया, अथातो गर्भ व्याकरणम करके हो गया, है ना। है? तो इतना इसमें सूत्र लगा हुआ है। उसके बाद अथातो ये शब्द बना, उससे आपको निकाल के यहाँ पर प्रभाषण में आपको क्या दिया है हमने, डायरेक्टली अथ अतः, अथ का मतलब पश्चात, अतः का मतलब यस्मात् कारणात्, हे तो हो, इत प्रवृत्ति जो बताया है ना, ये समझने के बाद ये पद क्या है, ये समझने के बाद इसका अर्थ क्या है निकाल के डायरेक्टली आपको क्या दिया जा रहा है, खाना डायरेक्ट बना के ही दिया जा रहा है। वो कैसे आया, उसका आधार क्या है, क्योंकि क्या है, एक अध्याय ये नोट से आप समझ जाएंगे, आगे जाने के बाद और एक श्लोक आया तो वहाँ पर क्या करेंगे आप। कई बार होता है, सब लोग बोलते हैं नहीं सर वहाँ पर आप करते थे ना, वो अच्छा था, वो करते थे, लेकिन हमको न करना नहीं आ रहा है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, हमको आता है ये दिखाना नहीं है। यहाँ पर कोई भी जो बात बता रहा है, आपको आना है, आपको सिखाना है, आप सीख के, हाँ सर कोई भी पद है तो मैं बताता हूँ, ये आपको आना है ना। अभी आयुर्वेद को बहुत लोग पीछे पड़े हैं, मतलब आयुर्वेद के पीछे पूरा जगत है ऐसे बोलते हैं। कैसे है, द्रव्य के हिसाब से है, औषध को आयुर्वेद समझते हैं, ऐसा है। आयुर्वेद को कई लोगों ने पढ़ा भी है। कल ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए कि दूसरों से हम आयुर्वेद भी पढ़े, समझ रहे हो। दूसरे लोग पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, वो संस्कृत पढ़ेंगे, वो पढ़ के इसको पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा तो पहले आप पढ़ो, आप पढ़ के बताओ कि क्या है आयुर्वेद में कर, वो बताने के लिए आपको ये प्रयास तो करना ही होगा। इसीलिए पहले मैं बताया, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं, पहले जिन पानी में जैसे कूदते हैं ना तो क्या हो जाता है, तैरना नहीं आता, थोड़ा पानी भी नाक के अंदर भी चला जाता है, तो उसको निकाल दो बस, उसके बाद क्या है आपको तैरना आसानी से आ जाएगा। सभी सूत्र एक ही तरीके का सूत्र अलग अलग जगहों में लगता है। नेक्स्ट, वैसे ही यथोवाच भगवान धन्वंतरि ही, यथा उवाच, यहाँ पर क्या है, आ के सामने उ आया है, तो वहाँ पर भी गुण से क्या हो गया, आ का स्थान क्या है, अको विसर्जनीया नाम कंठः, उसके सामने उ है, उ का स्थान उपपद्मानीया नाम ओष्ठव है, ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ हो गया। एदई तो हो कंठतालो, ओदव तो हो कंठोष्ठम, ओ का स्थान क्या है, कंठोष्ठ है, इसीलिए सवर्ण वहाँ पर क्या हो गया, आ गया। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सवर्ण वहाँ पर आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवर्ण का यहाँ पर जो वर्ण वहाँ पर आता है, नया वर्ण जो ओ आ गया, वो सवर्ण होना चाहिए। अ के सामने ऊ नहीं आ सकता, मतलब अ के स्थान पे ऊ नहीं आ सकता, ऊ के स्थान में अ नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या है, वो सवर्ण नहीं है। ये सवर्ण है, इसीलिए यहाँ पर इनका आदेश आता है। नेक्स्ट, ये भी उसी का चार्ट है आपको समझने के लिए, इजी अंडरस्टैंड होने के लिए। वैसे ही ये देखिए, अग्नि सोमो वायु सत्वम रजस्तमः पंचेंद्रियाणि भूतात्मा चेति प्राणाः करके आए। यहाँ पर अग्नि ही सोमः वायु होना चाहिए था, ये क्या हो गया, यहाँ पर अग्नि ही सोमो हो गया, तो उससे आपने सोमः लेके अर्थ किया है, ठीक है। तो कोई पूछेगा नहीं सोमः आना चाहिए था, अब सोमो क्यों लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो इसका वर्णन कैसे, ये भी वैसा ही है, सोमो वायु कहाँ पर आया था ये पहले, अथा तो गर्भ व्याकरणम, वैसे ही ओ हुआ है। इजी है ये, एक को आपको पूरा मतलब क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो आगे का इजी समझ में आएगा। सोमो वायु है, तो यहाँ पर सोम पद है, तो उसको सुप में क्या होगा, सोमस हो जाएगा। सोमस, वहाँ अथातस गर्भ व्याकरणम लिया था, यहाँ पर सोमस वायु हो गया। तो ससजुषोरुः पदांतस्य सस्य रुस्यात्, पदांत में जहाँ स रहता है वो उसके जगह में र आ जाता है, तो क्या हो गया, वो सोमस जो है वो क्या हो गया, सोमर वायु हो गया। सोमर वायु, र है उसके सामने वायु है, वो क्या है, वकार है। हमारा पहले नियम कौन सा था, हशी, हश प्रत्याहार, हश में क्या क्या आता है, ह य व,
यहाँ पर है ना, तो क्या हो गया, वकार यहाँ पर है तो हसी भी है, ये रूल अप्लाई यहाँ पर होता है। तो क्या हो गया, सोमर वायु के जगह नीचे सोम ऊ से ऊ यहाँ पर आदेश आता है, सोम ऊ वायु हो गया। उसके बाद सोम में अंत में क्या है, अ है, उसके बाद ऊ है, अ के सामने ऊ आ गया तो गुण होके दंतोष्ट, ओदव तो हो एदय तो हो कंठतालो ओदव तो हो कंठोष्टम करके ओ आ गया। तो सोम सोम ऊ क्या हो गया, सोमो हो गया। उसके बाद वायु है, वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, संधि होने के बाद सोमो वायु एक ही रहता है। जब आप इस सूत्र से उसको निकालते हैं तो क्या हो जाता है, वो सोमः वायु करके बनता है। नेक्स्ट, वैसे ही रजस्तमः करके है। रजस्तमः है तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या हुआ है, रजः तमः रजस्तमः करके है। तो रजः जो है ना, वहाँ पर विसर्ग है, एक नियम है विसर्जनीयस्य सहा, जहाँ विसर्ग रहता है वो क्या हो जाता है, स हो जाता है। तो वो क्या हो गया, रजस्तमः हो गया, स और त मिलके रजस्तमः करके संयुक्त अक्षर वहाँ पर हो गया। लेकिन ये होने के लिए एक नियम है कि जब भी हम लोग ये रजस करके सकार वहाँ पर डालते हैं, उसके सामने जो वर्ण है ना, तमह है ना, वो क्या है, खरी परे होना चाहिए। मतलब सकार जहाँ पर आता है वो आने के लिए उसका आगे वर्ण जो है ना, जैसे हश आया था, यहाँ पर क्या है, खर वर्ण होना चाहिए। खर क्या है, खर प्रत्याहार है, उसमें क्या क्या आता है, खफ कफ छट तच ट त, फिर कप शशसर शशसर तक आता है। तो वहाँ पर देखिए खरी प्रत्याहार है, ख फ छ ट थ च ट त। इसको क्यों मार्क किया गया है, क्योंकि आपका जो वर्ण है ना, यहाँ पर पद है ना, तमह है, जो खरी वर्ण है, ये खरी वर्ण यहाँ पर आया है, इसीलिए विसर्जनीय से सहा यहाँ रूल अप्लीकेबल हो गया, जिससे ये रज है ना, ये रजस हो गया। उसके बाद तम होने की वजह से रजस्तमः करके संयुक्त अक्षर बन गया। वैसे ही भूतात्मेति, भूतात्मा इति, भूतात्मेति है नीचे, ये भी क्या है, भूतात्मा इति भूतात्मेति। यहाँ पर क्या है, आ है, आ के सामने क्या आया है, ई आया है। पहले अ आ के सामने ऊ आया तो आपको पता चला। नेक्स्ट जो ब्लॉक्स है ना ये, हाँ ये उससे ऊपर जो चार्ट है ना, अ के सामने ऊ आया, वो आपने देखा। अ के सामने ई है तो अ का स्थान क्या है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ई का इचु यशानाम तालु हो गया। फिर ए आएगा, क्यों, एदई तो हो कंठ तालु हो, वो वहाँ पर आदेश आएगा। साइंटिफिक है। जैसे आप रुक्षता है, रुक्ष देख के क्या बोलते हैं, वात से है, उष्ण है पित्त से है, कफ से शीत है। वैसे यहाँ पर सावर्ण का इंपॉर्टेंस बहुत है। एक तो आपको माहेश्वरी सूत्र और सावर्ण आ गया ना, तो 25% आपको व्याकरण आ गया। किस में कहाँ पर क्या वर्ण आया है उसको देख के आप तुरंत बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वहाँ पर ओ जैसे नहीं हुआ, भूतात्मा इति भूतात्मेति, ये आ गया ना, वहाँ पर भूतात्मेति करके हो गया, भूतात्मेति प्राणाः। तो इस संधि के साथ आज का जो भाषा प्रभाषण है यहाँ ख़त्म करते हैं। आपको कोई संशय है तो पूछिए।